जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को झंझोड़ता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क, जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का सफरनामा है मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर सीधी बात, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर आपकी आवाज, नजरिया। आगरा की बात हम करेंगे कि भाई आगरा की क्या जरूरत है, लेकिन इसके अलावा एक जनरल अगर हम टूरिस्ट ट्रेड की बात करें तो बजट को लेके बेसिकली हैंडीक्राफ्ट से पर्टिकुलरली प्रहलाद जी ने बताया, क्योंकि वो खुद हैंडीक्राफ्ट के एक बड़े व्यवसायी हैं, उससे वो परेशान भी है काफी सरकार की जो नीतियां हैं। तो जनरल अगर मैं टूरिज्म की बात करूं तो टूरिज्म चूंकि पूरे देश का ही अफेक्टेड रहा है, तो क्या विशेष मांगे हैं इस बजट में? देखिए, हमारे आगरा की बात करें पहले जी, आगरा के लिए सबसे पहले रात्रि में कुछ नहीं है, उसके लिए आगरा फोर्ट। लेकिन क्यों साहब उसका बजट से तो कोई मतलब ऐसा पैसा वहीं से आएगा, जी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। फिर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के लिए, लेजर लाइट, म्यूजिकल फाउंटेन के लिए, इन सब के लिए पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। बजट में प्रोविजन होना चाहिए। जब आगरा की पहचान एक पर्यटक नगरी की तरह से है, तो एक जो भी बजट बन रहा है हमारे देश का, उसमें उत्तर प्रदेश कम से कम आगरा के लिए अलग से एक बजट हो, टूरिज्म के लिए, टूरिज्म सेल के लिए, कि भाई ये हम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस पर खर्च करेंगे। नाइट स्टे के लिए खर्च करना है, लेजर लाइट, म्यूजिकल फाउंटेन लगाएंगे। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार भी कर सकती नहीं कर सकती सर, क्योंकि जो केंद्र से जितने भी मॉन्यूमेंट है वो केंद्र से संबंधित है जी। इसलिए आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम कराना है, केंद्र करेगी। हमें यमुना पे जो व्यवस्था आज तक बात नहीं बना, जी पानी को रोकने की व्यवस्था करनी है, केंद्र करेगी जी। केंद्र से ही उम्मीद है एक अलग से बजट बने तो ये हो कि सर ये टूरिज्म पर खर्च किया जाएगा। तो आपका मानना है कि क्या एक अलग से आगरा को लेके बात होनी चाहिए बजट में प्रोविजन हो जी। कि भाई ये जो टूरिस्ट को बढ़ावा मिलने के लिए ये बजट है, इसमें ऐसे काम किया जाएगा। जी विवेक साहब, कहीं ना कहीं टूरिज्म की अगर हम बात करें और स्पेशली अगर हम ट्रैवल ट्रेड की बात करें, क्योंकि आप ट्रैवल ट्रेड के और ऑल इंडिया भी आप एक बड़े पदाधिकारी भी हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल ट्रेड भी बहुत इफेक्ट हुआ, स्पेशली जो फॉरेन टूरिस्ट कोविड के दौरान नहीं आया और उसके बाद अभी भी फॉरेन टूरिस्ट की उतनी तादाद नहीं आ रही है। तो आप लोग की क्या मांगे हैं? मतलब बजट में कुछ आप लोग कुछ प्रावधान मांगते हैं, कुछ सहायता सरकार से आप उम्मीद करते हैं मिलेगी? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कोविड के बाद से जो इंटरनेशनल टूरिज्म है उसको हम लोग इनबाउंड टूरिज्म कहते हैं जी, वो अभी शुरू नहीं हो पाया है और विदेशी पर्यटकों का आना उस तादाद से अभी नहीं हो पाया है। मैं बीच में टोक रहा हूं, पहले जब पीक पे था उस समय कितना आगरा में विदेशी टूरिस्ट लगभग आता था और अब क्या स्थिति है? देखिए, लगभग जो है वो आंकड़ा अगर आप लें तो 10,000 टूरिस्ट विदेशी पर्यटक रोजाना प्रतिदिन का आंकड़ा रहता था, जी, जो अभी 1500 के आसपास है। बहुत बहुत बड़ा। तो आप समझ लें कि 15% है सिर्फ। मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ और ले जाना चाहूंगा, क्योंकि हम अगर केंद्रीय बजट की बात कर रहे हैं जी, तो केंद्रीय बजट में सबसे पहली बात जो है, जो हमारे चौहान साहब ने भी कही, कि बजट एलोकेशन को अगर आप देखें तो हमारे देश में इतनी नहीं, वो तो सब है ही, और प्रधानमंत्री जी और सब लोग पर्यटन की महत्ता को स्वीकार करते हैं और बार बार कहते हैं, लेकिन काम उस पर नहीं हो पा रहा। मैं आपको ध्यान लूंगा कि 2020-21 में पर्यटन का बजट 2500 करोड़ रुपए था, जी, जो कि 21-22 में 2100 करोड़ कर दिया गया। जी, 22-23 में उसको बढ़ा के फिर 2400 करोड़ कर दिया गया। तो 3 साल में हम वहीं के वहीं हैं, जबकि बहुत पीछे ही हो गए। और पीछे हो गए। तो जब तक आपके पास बजट नहीं होगा, उसके अगेंस्ट में अगर आप और मंत्रालयों का देखें, ये 2000 करोड़ है, किसी भी मंत्रालय का ले लें, मैं
डिफेंस और बड़े उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बाकी सबका 26,000 करोड़, 40,000 करोड़, 60,000 करोड़ और उसके आगे 2,000 करोड़ रुपए, ये हमारे पर्यटन की महत्ता है हमारे देश में। फिर आप सब लोग बेरोजगारी की बात करते हैं। देखिए, पर्यटन का फायदा सबको मालूम है, मैं सिर्फ इस बात पर आ रहा हूं कि इस वक्त बेरोजगारी हमारे पास 10% अर्बन क्षेत्र में। तो जब आप रोजगार के लिए करोड़ों रुपयों की योजनाएं बना रहे हैं, उसका 5% भी अगर आप पर्यटन को दें तो रोजगार उससे ज्यादा आपको मिलेगा। तो ये तो आपकी उसकी बात रही। अब जैसा भाई साहब ने कहा, कोई भी स्कीम के लिए 3 चीजें चाहिए और आप आगरा में इसका उदाहरण देख सकते हैं सर। आपके पास बजट हो, आपके पास इच्छा शक्ति हो जी, आपके पास सुपरविजन हो जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो। कहां से G20 में भाई साहब बजट आ गया? इच्छा शक्ति है, 1 महीने के अंदर आपने कायाकल्प कर दी। फिर अब आप क्या, हमारा आगरे का पर्यटन एक सड़क तक ही सीमित रहेगा? ये भी विचार कर लें आप जी। और भाई साहब ने कहा 45 साल मुझे हो गए भाई साहब। आपकी को भी बहुत बहुत धन्यवाद मून टीवी का कि आपने पर्यटन की महत्ता दी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे बताया। लेकिन 45 साल में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ और अब भी 45 साल बाद मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा बैराज किधर है, मेरा एयरपोर्ट किधर है, मेरे जो है वो म्यूजियम किधर है। ताज के पास पार्किंग, ताज जो है वो वर्ल्ड का पर्यटन का आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है एब्सोल्युटली। और उससे ज्यादा बदहाल व्यवस्था किसी मॉन्यूमेंट की नहीं है दुनिया में और देश में हमारे। आप रोज अखबार में, टीवी में निकालते हैं, धक्के मुक्की हुई, 2.5 किलोमीटर की लाइन हुई, फलाना हुआ, बच्चे, पानी, टॉयलेट, बंदर, कुत्ते, बंदर। और आप बंदर, कहते हैं बंदर कुत्ते। कुत्ते, मानते नहीं थे आप जब हम कहते थे। अब आप ही निकाल रहे हैं कि हमने आज 350 बंदर ताजमहल के अंदर से पकड़े। बताइए। तो ये आपकी व्यवस्था है? आइकॉनिक मॉन्यूमेंट की बात कर रहा हूं। जी जी जी। तो इन सब से मुझे आपसे खाली यही कहना था। अब आपने कहा कि साहब जीएसटी की बात उठाई भाई साहब ने, मुझे 90 देशों में जाने का सौभाग्य मिला और मैंने वहां जाके टूरिज्म स्टडी करने के लिए गया। किसी भी देश में भाई साहब होटल पर जीएसटी 18% नहीं, कहीं पर भी 10% से ज्यादा नहीं, हमारे यहाँ 18% है। तो अच्छा, अब 7,500 रुपए पर 12%, तो 7,500 रुपए कहाँ विलासिता? आप बताइए। सही बात। आज 1 रुपए पे 12% है। आज के 1 संदर्भ रुपए भी में 12% है। आज के संदर्भ में क्या 5,000 7,000 रुपए विलासिता मानी मतलब जाए? 1 से 7,500 तक 1 रुपए से ठीक पहले बात। 1000 रुपए से 7,500 के ऊपर 18%, तो 18% जीएसटी पूरे विश्व में कहीं नहीं है। आप इसको 10% लाएं। बस मेरा आखिरी प्रश्न है, आपने कहा कि हमारी क्या उम्मीद है? देखिए, बाकी सब हम निजी सेक्टर कर लेगा, सरकार का सहयोग रहा है, कोई बात नहीं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी हमको योगदान दिया है, ठीक। एक चीज जो हमारे को चाहिए सिर्फ वो है प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार। अगर आपको मैं ध्यान दिलाऊं, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन चला था, बिल्कुल चला। जो पूरे वर्ल्ड में सराहा गया, तो वो कब चला था भाई साहब? 2002 में। जी। अब 2002 से 2023 आ गया, 20 साल में हम ना तो कोई नया कैंपेन शुरू कर पाए, ना उसी को दोबारा कर पाए। और तो जब तक आप प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, वहां विदेशी हमारे फॉरेन टूर ऑपरेटर्स से हम रोज बात करते हैं। आपने कहा कि विदेशी पर्यटक क्यों नहीं आ रहा, हम उनसे पूछते हैं क्यों नहीं आ रहा, तो कहते हैं साहब कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रचार प्रसार नहीं। और जब इनक्रेडिबल इंडिया के बाद टूरिस्ट आता था, हर टूरिस्ट हमसे अपने आप कहता था, अरे साहब मैंने ट्रेन पे देखा, अरे साहब मैंने टीवी पे देखा, अरे साहब मैं तो उसको देख के आया। जी, तो मुझे अब प्रचार सरकार से यही कहना है, जो आपका सवाल था कि जो इनबाउंड इंडस्ट्री कैसे शुरू हो, जिसका अपना योगदान है, तो प्रचार प्रसार सरकार कर दे। इस बजट को जो 2500 करोड़ से आप समझिए, इट्स ए पीनट्स। तो जब तक आप उसको 2500 को, अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं, प्रसाद में 265, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के पास सिर्फ 2 स्कीम है, प्रसाद और स्वदेश दर्शन। प्रसार में 235 करोड़ पूरे देश के लिए,
और स्वदेश दर्शन में 1100 करोड़ रुपए, उसमें कहाँ आगरा, कहाँ यूपी है, कोई सुनवाई नहीं। तो वादा साहब, कहीं ना कहीं जो अभी बातों से निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का फोकस या बीजेपी की प्रायोरिटी हम ये मान के चलेंगे टूरिज्म है ही नहीं। देखिए, बड़ी अच्छी गुप्ता जी से बात बताई, गरवाल साहब जी ने बड़े अच्छा जीएसटी पर प्रकाश डाला। पूरे हमारे देश के अंदर 9.84%, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जीडीपी का हिस्सा है टूरिज्म। टूरिज्म जी, भाई पूरा देश टूरिज्म पे चलते हैं, मतलब हम नहीं, मैं आपको वही आगे बात लेता जी 8% हम 8.5% हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं पूरी इंडिया के अंदर जी टूरिज्म के माध्यम से। जहाँ पर हम इतना बड़ा हमारी भागीदारी है, और वहाँ जब भी बजट के नवा बजट हम देखने जा रहे हैं, पता नहीं इसमें क्या आएगा टूरिज्म में, पता नहीं। आज तक के जितने टूरिज्म के ऊपर बजट आए हैं, किसी में आगरा की बात ही नहीं की गई है, बल्कि आगरा के क्या देश के किसी पर्यटन स्थल की बात नहीं की है, और ना ही कोई पर्यटन के लिए अलग से बजट दिया गया। मुझे ये लगता है कि सब कोई वीवीआईपी आ जाता है तो नाम याद आता है आगरा, उससे पहले आगरा कहीं उनके लिस्ट में ही नहीं है, कहीं आगरा उनके मैप में ही नहीं। तो आज G20 में ऐसी आवश्यकता क्या पड़ गई थी कि आगरा के अंदर लाने के लिए उनको? जी क्योंकि आगरा ही एक पूरे देश के अंदर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर 3-3 हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, उनको इग्नोर किया जा रहा है, अनदेखी की जा रही है। जो चीजें हमें मिलनी चाहिए वो हम उसके हमारे पास अनटाइटलमेंट है, हमको दी नहीं जा रही। क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि वहां राजनीति हो रही है। बजट हमको मिलना चाहिए, क्योंकि पर्यटन का कई बार इस बात में चर्चा हुई और इनके बजट्स के अंदर भी रहा कि हम एक पर्यटन का विकास का प्राधिकरण बनाएंगे, पर्यटन बोर्ड बनाएंगे। प्रदेश की पर्यटन पॉलिसी के अंदर भी रहा, देश की पर्यटन पॉलिसी में भी रहा, आज तक क्यों नहीं बनाए गए? क्योंकि वहां पर जब जाएंगे, वहां पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा हम लोग ऐसे लोगों की भागीदारी होगी, हम लोग कहेंगे साहब ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे, ये बजट जो जा रहा है कहाँ जा रहा है, इस पे क्यों नहीं खर्च हो रहा? इसलिए पर्यटन बोर्ड का गठन नहीं किए जा रहे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोग जो है अपनी इच्छा शक्ति, जैसे भी बात हो रही थी कि 1 महीने के अंदर हम देखिए एक रोड की कायाकल्प करने चले जा रहे हैं कि कितना सुंदर बनता चला जा रहा है वो रोड। क्या हमारे पास इच्छा शक्ति हो, क्या हम देश का पर्यटन नहीं ले जा सकते? और एकमात्र दुनिया के अंदर बिजनेस है जो नॉन पॉल्यूटेड है, जिसकी अपार संभावनाएं हैं। आप बजट दीजिए, देखिए यहां पर क्या नहीं मिलता है। ठीक बात है। आप देखिए कि हमारे ऊपर जो भी जीएसटी की बात मैं करूं, क्योंकि पर्यटन से जुड़ा हूं, होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हूं, तो बहुत ज्यादा पीड़ित भी हूं मैं इससे, हमारे पूरे पर्यटन उद्योग के लोग भी पीड़ित हैं कि आज से सन 75 के अंदर अगर हम पीछे चले जाएं, क्यों हम काफी सालों से टूरिज्म ट्रेड से जुड़े हैं, सन 75 के अंदर चले जाएं तो आप सरप्राइज करेंगे 50 रुपए के ऊपर लग्जरी टैक्स लगता, जिसका 1.5%, 3% था, 1.5 रुपया हमको लग्जरी टैक्स जमा करना था। क्या आप 50 रुपए में सन 75 के अंदर कोई लग्जरी दे सकते हैं? जी तो वो किसी तरह से कर करके वो 1000 रुपए तक पे गया। लग्जरी टैक्स 1000 से नीचे एग्जेम्प्टेड, सर्विस टैक्स 1000 रुपए से नीचे एग्जेम्प्टेड। अब ऐसी क्या आन बनी थी कि 1 रुपए से लेकर 100 रुपए 1000 रुपए तक का रूम है तो उसके ऊपर 12% जीएसटी लगाया जाएगा। अब किसी कस्टमर से पूछो साहब ये जीएसटी है, अब तो खैर वो यूज टू हो गए हैं, कभी कभी आज भी झगड़ा होता है, वो कहते हैं कि क्या इसका जीएसटी क्या, आप मुझे फुल फॉर्म समझाइए। तो उसकी क्या फुल फॉर्म निकल कर आती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम उसको क्या गुड्स दे रहे हैं? 1000 के ऊपर हम क्या सर्विस दे रहे हैं उसको? सर्विस तो दे ही रहे हैं। क्या सर्विस दे रहे हैं बताइए सब? 1000 रुपए में क्या हम एक वेटर से पानी नहीं भिजवा सकते हैं उसके बाद 1000 रुपए में? जी जी जी। इलेक्ट्रिसिटी का आपको मालूम है 14 रुपए पर किलो यूनिट पड़ता है, तो होटल वाला कहां से सरवाइव करेगा? और वो भी 90% होटल वाला जो 1000 रुपए के कमरे के ऊपर 12% अपनी जेब से दे रहा है, कस्टमर नहीं दे पे कर रहा। ठीक बात। तो कह रहा आई लीव। ये कहे ना उस जीएसटी को कहाँ उपयोग हो रहा है? नहीं, वो जो तो हमसे उपयोग नहीं सरकार क्यों का नहीं? काम है। क्या जरूरी है तो भाई? हम लोग नहीं, इससे काम नहीं हो रहा है। चौहान साहब जी कहने का मतलब ये है कि हम सरकार से बजट की एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम चाहते भी हैं कि इस नए बजट के अंदर, क्योंकि सन 2024 में चुनाव है, तो हो सकता है कि पर्यटन को कुछ मिले आगरा को और इंडिया के अंदर पर्यटन का
हम चाहते हैं कि पर्यटन का फिक्स बजट एटलीस्ट आगरा के लिए बनाया दिया जाए, जिससे कि उससे विकास हो सके और पर्यटन को जो है जैसे धीरे धीरे अपने पटरी पे आ रहा है, बस बजट से और हमारी संभावनाएं बढ़ेंगी और हम और एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। चलिए, जहाँ बात हो रही है जिसकी कि मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगा अपने दर्शकों की, राजस्व वसूली के लिहाज से यह वित्त वर्ष सरकार की बाँछें खिला देने वाला है। प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी द्वारा जो जारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक देश में 10 जनवरी 2023 तक कुल प्रत्यक्ष कर वसूली 14.71 लाख करोड़ रुपए हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 24.58% ज्यादा है। रिफंड वगैरह देने के बाद भी यह राशि 12.31 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19.55% ज्यादा है। और यह बजट में प्रत्यक्ष कर वसूली के अनुमानों का 86% है, यानी सरकारी खजाना अनुमान से ज्यादा भरेगा। प्रहलाद साहब, बात हो रही है, मुझे ध्यान है 2014 में यहाँ एक रैली हुई थी कोठी मीना बाजार में, उस समय प्रधानमंत्री पद के जो दावेदारी पुख्ता कर रहे थे नरेंद्र मोदी, उनका भाषण था आगरा में ताजमहल है और इस ताजमहल का उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो क्या वजह रही 2014 से लेकर आज तक? सरकार, प्रधानमंत्री तो समझ रहे थे, लेकिन सरकार के और जो प्रतिनिधि थे, जिसमें एक पर्यटन मंत्री तो हमारे पड़ोस के जनपद के भी रहे हैं, केंद्रीय पर्यटन मंत्री, तो या तो हम नहीं समझा पाए या उन्होंने इग्नोर किया, क्या वजह मानते हैं? देखिए, जिस समय मोदी जी आए थे यहाँ पर प्रधानमंत्री कैंडिडेट से पहले यहाँ पर बीजेपी का प्रचार करने के लिए, मुझे अच्छी तरीके से याद है उस समय उन्होंने 3-4 मुद्दे उठाए थे जो यहाँ के ज्वलंत मुद्दे थे। बिल्कुल बिल्कुल। बैराज का मुद्दा उठाया था उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आता है, उन्होंने ये शब्द कहे थे, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोगों को यहाँ पर पीने का पानी जो है वो अवेलेबल नहीं है, बैराज यहाँ पर बनना चाहिए। यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उन्होंने जो है उठाया था कि इंटरनेशनल आगरा जो है एक पर्यटन नगरी है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर जो होना चाहिए। इस तरीके के मुद्दे उठाए थे और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि आने वाले समय के अंदर में इकोनॉमी जो है 3 ट्रिलियन जो है डॉलर जो है वो इकोनॉमी हो जाएगी। जहाँ तक उनकी मंशा का सवाल है, उनकी मंशा बिल्कुल साफ थी। वो चाहते थे कि आगरे को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है और उसको यहाँ का स्थान जो मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता ही है इसके अंदर में कि सरकार यानी हमारे जो हैं, चाहे वो जो है जिला प्रशासन हो और चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो ध्यान जो है, जिला प्रशासन भी इसमें दोषी है क्योंकि उसने जो है राज्य सरकार को जो है प्रहलाद जी, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारे नागरिकों की, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी नहीं बनती कि भाई अब आप लोग सब मिलके या अपनी बात पहुंचा पाए, सर इतना प्रेशर बना पाए। देखिए आज तो वो बात वही है कि जो जितना प्रेशर बना लेता है, जितना पॉलिटिकली मजबूत होता है, वो अपने जिले के लिए कर लेता है। देखिए, मैं राजनीति की तो बात नहीं करूंगा जी, लेकिन जहाँ तक जो सवाल है आगरा के अंदर में जो है, आगरा में आप बताइए 9 विधायक जो दिए गए हैं, 3 सांसद दिए गए हैं, 2 सांसद हैं, 1 राज्यसभा के सांसद है वो दिए गए हैं, मेयर दिए गए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो बीजेपी के हैं। मुझे फिर क्यों नहीं होता प्रहलाद जी? बात वहीं आ जाती है। फिर आप राकेश जी से जानते हैं, राहुल राकेश जी, जैसे अभी बात हो रही थी, बैराज की बात हो रही थी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही थी, तो जहाँ तक हमारी जानकारी है टीटीजेड की वजह से आगरा को काफ़ी खामे जाना भुगतना पड़ा है। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है ताज के लिए पोल्यूशन की वजह से, तो बैराज का जो मामला फंसा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति थी, 1273 पेड़ काटने थे। उसमें से हमारे यहाँ के एक पर्यावरणविद ने आपत्ति उठाई थी कि साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक एग्जांपल ताजगंज का भी है। ताजगंज के लोगों ने वकील खड़ा किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे समझा और रियायत दे दी। हमने जब अपना करियर शुरू किया था 1993 में, तब से हम ये रिपोर्टिंग कर रहे थे इसकी टीटीजेड की और ताज के पोल्यूशन की। उससे 93 से 17 साल ये और 23 यानी 40 साल में ये शहर अपना वकील क्यों नहीं खड़ा कर पाया सुप्रीम कोर्ट में? हम सरकार पे क्यों आश्रित रहे कि साहब हमारी ये दुश्वारियां हैं, इन्हें देखिए, इन्हें समझिए, वो उसी के आधार पे अपना वर्डिक्ट दीजिए। क्या वजह? देखिए ऐसा है, शहर क्यों नहीं खड़ा कर पाया? शहर में हम लोग व्यापारी हैं, हम अपना व्यापार करें या हम वकील खड़ा करें?
हमने प्रतिनिधि चुन के भेजे, प्रतिनिधियों से बार बार कहा कि सरकारी वकील हमें दिया जाए। मेहता जी का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कम से कम आगरे के खिलाफ कोई भी बात हो रही है, कोई भी निर्णय हो रहा है, कम से कम हमारा वकील तो खड़ा हो। तो चौहान साहब, आपका मानना है कि प्रतिनिधियों ने आपकी बात सुनी नहीं? अवश्य नहीं सुनी होती तो कोई खड़ा होता। नहीं तो फिर अगर प्रतिनिधि नहीं सुन रहे तो आप लोग, जैसे अभी राजीव ने कहा कि नहीं, आप बहुत सारी, आप लोग के एसोसिएशन है, होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, बहुत सारी एसोसिएशन है, तो आप लोग क्या इतने सक्षम तो है कि भाई एक वकील खड़ा करके, क्योंकि फायदा अल्टीमेटली मिलना तो डायरेक्टली आपको ही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब समय ऐसा आता है, हमारे पर तकलीफ आई ताजगंज में, हमने अपना वकील खड़ा मतलब किया। हमारे हित पे चोट हुई, ताजगंज में हमने अपने शहर को नहीं माना। एक हमारे आदमी नहीं विकास- सर, ताजगंज के अंदर 25,000 आदमी रहते हैं, उन सबके लिए एकजुट हुए और वकील किया, और उसी कोर्ट में किया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ, बात सुनी और अच्छा निर्णय लिया। पर्यावरण की आपने बात की, नहीं तो फिर 17 तारीख को ये तो एक अच्छा एग्जाम निर्णय आया है। अभी हमें बैराज पे भी बहुत जल्द सुनने को मिलेगा। देखिए वो मेरे पास अभी निर्णय आया है, बैराज पर भी निर्णय आ गया, आ गया है, बैराज भी शुरू होने वाला है। कमी का है, देखिए व्यापारी अपनी बात कह सकता है, करने का काम होता है जनप्रतिनिधि का। जनप्रतिनिधि करे तब इस शहर का भला हो पाएगा। भाई ने कहा इतने एमएलए एमपी 14 से पहले बिखरी हुई सरकार थी, यूपी में किसी की, दिल्ली में किसी की, अब सरकार एक ही की है। आगरा के हर जन बच्चे ने मिलकर एकजुट होकर सरकार में लाई और ये उम्मीद की कुछ हो, उसका परिणाम ये मिला। हमें आज 1000 रुपए से नीचे के कमरे पे टैक्स नहीं था, आपने जीएसटी लगा दिया, कमाल कर दिया सर। हम तो आपके मंच से मैं कहना चाहूंगा, इस बजट में कम से कम 1000 रुपए से कमरे पे जो कम किराया है उस पर जीएसटी तत्काल प्रभाव से खत्म करना चाहिए। सुनील जी, जैसा कि प्रहलाद जी ने बताया, सरकार का जो ध्यान है इसमें सबसे ज्यादा रोजगार सृजन पे है, और जैसा चर्चा में पता चला कि सबसे ज्यादा वादवा साहब ने बताया कि टूरिज्म सेक्टर काफी बड़ी संख्या में वो देता है, और हस्तशिल्प की भी बात होती है, एक जिला एक उत्पाद की बात होती है, तब सरकार बातें तो बहुत अच्छी कर रही है और ये सामने रखती है कि ये चीज होनी चाहिए, लेकिन वो क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पाता है? या इसमें ब्यूरोक्रेसी लेवल पे कहीं दिक्कत है, या सरकार में जो हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं वो ऊपर मंत्रालयों में बात को ढंग से नहीं रख पा रहे? देखिए, जैसा आप ही लोगों ने कहा, जनप्रतिनिधि, ये जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है, ये इसीलिए इजाद किया गया, इसीलिए बनाया गया। और जनप्रतिनिधि सब चुने गए, एक ही सरकार के हैं, मैं इसे रिपीट नहीं करना चाहता। तो उनकी जवाबदेही, यही मैंने आपसे कहा कि जवाबदेही हमारे यहाँ नहीं है। और आप मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं, मोदी जी के नाम पर हम सब ने वोट दिए। बिल्कुल जी। और मोदी जी खुद यहाँ पर, जैसा प्रहलाद भाई साहब ने कहा कि वो खुद ही आके कहे, और मैं उस सभा में मौजूद था। सब लोग जब उन्होंने उस भाषण में पहला सवाल ये कहा, आगरा वालों एयरपोर्ट चाहिए कि नहीं? तो देखिए, जनता के पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप अगर हमसे उम्मीद करें कि हम अपना, देखिए, शक्ति, अधिकार, धन, ये सब सरकार के पास है। एक आम आदमी और एक आम, तो सुनील जी, हम क्या माने फिर कि मोदी जी भाई बनारस के वो बने सांसद, तो बनारस में तो सब कुछ हो गया। तो इच्छा शक्ति, इसीलिए मैंने आपसे तो कहा। मतलब मोदी जी की बात पे विश्वास नहीं करे फिर? नहीं, विश्वास की बात नहीं है साहब जी। बात भाई, ये फिर है क्या कि कहें, प्रायोरिटी मतलब- की है बात। नहीं, राहुल जो एक और बात समझ में आती है वो वादवा साहब से हम बताने का प्रयास करते हैं। वादवा साहब, जैसे ब्यूरोक्रेट से बात होती है हमारी, तो वो कहते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट को कौन झेलेगा, रिटायर होने के बाद भी हमें देखना पड़ेगा वो। और जो सरकारी वकील कोर्ट में बात रख रहा है, वो बात रख रहा है जो यहाँ के अधिकारी बता रहे हैं, वो फैक्ट्स वो कोर्ट में रख रहा है। तो मैं फिर वहीं आता हूँ कि इन सब चीजों को क्रॉस करने के लिए हमारे शहर का, आगरा का एक वकील यदि खड़ा होता, तो आज हम जिन चीजों पे चर्चा कर रहे होते हैं वो चीजें हमें आज से 5 या 10 साल पहले मिल गई हो। ठीक है, मैं इसमें दो चीजें मिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ कि हम अपना लॉयर क्यों खड़ा करें। जी पहली चीज, जी क्योंकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट से लिंक्ड है,
तो स्टेट गवर्नमेंट को अपना लॉयर्स खड़ा करना चाहिए, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश जो है, हम उसके नागरिक हैं और हमारे अधिकारों की सुरक्षा करना हमारे प्रदेश का कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है। तो क्या वो अपना लॉयर्स नहीं खड़ा कर सकते? वो जो दिक्कत आ रही, हम ठीक है अपनी सेफ साइड के लिए अपना लॉयर, प्राइवेट लॉयर खड़ा कर लें, पर ये तो ड्यूटी बनती है स्टेट गवर्नमेंट की, ना कि हमारी बनती है। वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट आप कभी भी देखिए, उसके अंदर उनका जो नहीं, काउंटर बिल्कुल, एफिडेविट बिल्कुल, होता सही है, वो है, versus जो वर्सेस होता है, वर्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। भाई वो तो स्टेट तो स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट होगा, कोई पब्लिक के versus अब तो स्टेट होगा। गवर्नमेंट जो स्टेट वाले कहेंगे, जो चीफ सेक्रेटरी कहेगा, जो उसका लिंक मिनिस्टर होगा, जो उनको वो ब्रीफ करेगा, वो वकील जाके वहां कहेगा। इसमें क्या है, जैसे अभी बात चल रही थी, शायद लोगों ने हो सकता है खुल के ना बात करना चाहा, मैं सबसे बड़ा दोषी इसमें अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को मानता हूं, जो हमारे एमपी हैं, एमएलए, इनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। मोदी जी के अंदर इच्छा शक्ति थी कि अब वो एमपी नहीं थे, वो भी तो एमपी थे। हमारे एमपी के अंदर इच्छा शक्ति थी कि साहब जो आगरा का जो एयरपोर्ट जो सैंक्शन होने जा रहा था, उसको उठा के नोएडा दे दिया गया। ये हमारे एमपी की कमी थी। हमारे सारे विधायक थे उस टाइम भी, हमारे दो एमपी भी थे यहाँ पर। धरना प्रदर्शन की बात करते थे, क्या पब्लिक के साथ लेके तब वो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? गवर्नमेंट के हिसाब अगेंस्ट करना नहीं चाहते थे। चौहान साहब, क्योंकि उनको ये डर था कि अगली टिकट हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट की बेंच जो है, देखिए साहब, इस बात में मैं थोड़ा नहीं, राजनीति आएगी। मैं बात सही है, लेकिन राजीव मैं यहीं पे चौहान साहब से बात कर रहा हूं। चौहान साहब, बात बार बार वही आ रही है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट गवर्नमेंट की मंशा। तो क्या ये सच है? आप एक बार योगी जी से मिलने गए थे, आगरा का प्रतिनिधिमंडल लेकर, उनसे कुछ मांगे आपकी थी टूरिज्म इंडस्ट्री को लेके कि आगरा के लिए ये कार्य होने चाहिए, तो उन्होंने आपसे छूटते ही कहा था कि आगरा तो मकबरों का शहर है, यहाँ पर मैं क्यों कुछ करूं? क्या ये सच है? देखिए, ये तो बात सभी को जग जाहिर है जी, इसमें कोई बात नहीं है। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी टूरिज्म के प्रति, कुछ नहीं हो सकता। मंदिर बन रहे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है, आगरा बर्बाद हो गया, तीन ऐतिहासिक इमारत, कुछ नहीं हो रहा आगरा के लिए। ऐसा क्यों भाई? ऐसी स्थिति है। पर्यावरण की बात आती है, पर्यावरण में अब केस लड़ रहे हैं अच्छी तरीके से, सब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अभी रिसेंटली जो 17 तारीख को जजमेंट आया, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा आ रहा है। देखिए, जब तक अभी मोदी जी के बारे में बात हुई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा, उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे एमपी साहब एसपी सिंह बघेल जी, उन्होंने भी बहुत जोरदारी से मुख्यमंत्री के सामने रखा था, बिल्कुल बिल्कुल रखा था, कहा। लेकिन बड़ा मैं आपके मतलब कर रहा हूं, किसी एमएलए ने, किसी एमपी ने उनका सपोर्ट नहीं किया। भाई जब मुख्यमंत्री साहब के सामने हमारे एमपी साहब कह रहे, मंत्री कह रहे, यदि आगरा के और एमएलए भी कहते तो वजन पड़ता, वही पड़ता, बिल्कुल अवश्य काम होता। तो कहीं ना कहीं प्रहलाद जी, फिर तो बात वहीं आ जाती है कि भाई एमएलए या जो भी जनप्रतिनिधि बन जाता है, उसे शहर की चिंता ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मैं करूं चाहे नहीं करूं, जीतना तो फिर भी बीजेपी ने या देखिए, हमारी भ्रांति जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मना करती है, ये हमारी भ्रांति है। हमारी भ्रांति नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, हम सब लोगों की कहना जी, का जी, मतलब जी। है। नहीं, मतलब हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी डेवलपमेंट के लिए, आगरे के डेवलपमेंट के लिए या किसी और दूसरे शहर के डेवलपमेंट के लिए कभी उसने मना नहीं किया। टीटीजेड में होने के कारण आगरा ज़रा सेंसिटिव है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम पर्यावरण का और उन चीज़ों का ख्याल रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? तो हमारे इसमें मैं अगर ज़्यादा दोषी मानता हूँ, तो मैं इसके अंदर में दोषी अधिकारियों को ज़्यादा मानता हूँ। जनप्रतिनिधियों को या हमारे जो है मंत्री हैं या मुख्यमंत्री जी जो हैं, उनको जो है अधिकारी अगर जो है सही ढंग से फीट करें, सही ढंग से वस्तु स्थिति बताएं, तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी चीज़ के लिए, डेवलपमेंट के चीज़ के लिए मना करेगा। की बात वहीं आ जाती है, जिसमें ये अधिकारी ब्यूरोक्रेसी को क्या इंटरेस्ट है आगरा पे? वो तो महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए आता है, अपना हिसाब किताब बनाकर कमाई करके और चला जाता है। उसे कहाँ प्यार होना है आगरा से? नहीं, ये उसे- जनप्रतिनिधि को प्यार होगा, आपको और हमें प्यार होगा। आप अपना सारा उनके ऊपर डाल के और अपने को बिल्कुल अपने को फ्री कर लेते थे। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। या तो वो ब्यूरोक्रेसी देखे, फिर तो ब्यूरोक्रेसी क्यों देखे? बस
ये नहीं, देखिए कहीं ना कहीं जो है जनप्रतिनिधि इसके अंदर में थोड़े दोषी हैं। मैं इस थोड़ी की बात सेंस कर रहे हो में- साहब, तो फिर इस- या तो आप और हम दोषी हैं या फिर इस सेंस जनप्रतिनिधि, में- ब्यूरोक्रेसी कहाँ नहीं, बीच में आ रही है देखिए, साहब? नहीं, इस सेंस में दोषी हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है जहाँ तक जो है वो कोई जो है किसी भी सब सुप्रीम कोर्ट का जब वो नाम जो लेते हैं तो ब्यूरोक्रेसी को एक डर लगता है कि हम जो है किसी चक्कर में नहीं फंस जाए, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी कुछ तरीके का मना नहीं करा। इसके अंदर में जनप्रतिनिधि अगर जो है अधिकारियों के ऊपर में दबाव डाल करके अगर किसी काम के लिए बोलेंगे तो जहाँ तक जो अधिकारी जो हैं या ब्यूरोक्रेट जो है वो उसका रास्ता निकालना भी जानती है। तो अल्टीमेटली बात वहीं आ तो जाती है। अल्टीमेटली बात तो देखिए वहीं पर वही है कि जनप्रतिनिधि हमारे जो हैं वो थोड़े उदासीन हैं, और इसके लिए सिर्फ वही दोषी नहीं है बल्कि हम सब लोग भी कहीं ना कहीं जो है Exactly. वो दबाव उस तरीके का जो है नहीं बना पाए हैं भाई हम जिस क्यों दोषी तरीके हैं? नहीं, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि पे दबाव नहीं सुनिए, बना पाए। इसलिए- नहीं, इसलिए- नहीं, चौहान साहब, हम तो सब- आप जनप्रतिनिधि देखिए पे दबाव नहीं बना पाए। उसमें जनप्रतिनिधियों पर देखिए साहब, आप क्यों नहीं दोषी आप ये है? देखिए ना, हम तो साहब वोट दे दिया आपको ये मान के हम मोदी जी के प्रतिनिधि हैं, कुछ काम करेंगे, आप काम नहीं कर रहे, 5 साल बाद देखेंगे आपको। ये तो बस देखिए इसी में डेमोक्रेसी में तो दबाव से चलती है, जन दबाव से। हम जो है जब ईस्टर्न साइड में जाते हैं, देखिए ईस्टर्न साइड में वहाँ पर जो जाते हैं तो वहाँ पर वहाँ का विधायक हो या वहाँ का मंत्री हो, वहाँ पर उसके ऊपर में इतना ज़्यादा दबाव रहता है कि अगर मैंने इस काम को नहीं किया तो मुझको जनता जो है वो हाय हाय के नारे लगाने पड़ेगी, विरोध करना शुरू कर देगी, काले झंडे लगाना शुरू कर देगी। देखिए आगरा में अंतर है। आगरा अतिथि देव भव की भावना है। आगरा के अंदर अलग तरह की विचार है जो हम लोग जिस स्टेट से चौहान साहब, फिर आगरा रोता रहेगा ऐसे ही, फिर आप अतिथि देवो भव चलिए करते चलिए फिर रहिए। बहस कर इसको कैसे लेते। अच्छा छोड़ भागवत सकते साहब, अभी छोड़ हमने सकते साहब? ये पढ़ने को मिला कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो पर्यटन मंत्रालय की जगह अब उसके केयर संस्कृति मंत्रालय करेगा, तो क्या उससे कुछ चीजों पे चेंज नजर आएगा, कुछ फर्क पड़ेगा? मैं नहीं समझता कि किसी तरह का कोई चेंजेस हो रहा है। सांस्कृतिक मंत्रालय का ये कार्य नहीं, मॉन्यूमेंट्स का रखरखाव करना वो एएसआई करती है मॉन्यूमेंट्स, वही उसको ही करना चाहिए। और एएसआई जो मॉन्यूमेंट्स आज तक कर रही है वो अच्छा तरीके से कर रही है, कोई ऐसा उसमें नहीं है। बाकी जो चीजें हैं वो लुक आफ्टर करने वाला चीजें, हम पब्लिक जैसे कि अभी बात चल रही है कैसे दोषी कौन, सबसे बड़े दोषी हम, क्योंकि हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं देख के, क्योंकि अरे हमें क्या करने की जरूरत है, कल कोई मेरे से उल्टी सीधी बात कर बैठेगा। हमको खुल के उस चीज का विरोध करना चाहिए, और जब हम विरोध करेंगे तो हमारे साथ में देखा था कि 4 लोग और विरोध करेंगे, तो वो आती है ना बात कि मैं तो अकेला चला था, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता चला कारवां गया। बढ़ता गया। तो वो हाल होगा जब अगर हम इकल्ले चलेंगे कि साहब मेरे संग होगा तो चलो देखी जाएगी, मेरे संग 4 लगे और लोग जोड़ेंगे, 4 से 40 जोड़ेंगे, तो जब इस तरह का हम दबाव बनाना शुरू करेंगे तो आगरा का डेवलपमेंट 100% हो। सुनील साहब, तो क्या हम ये माने जैसे 75 का एग्जाम्पल दिया बाजवा साहब ने, 75 से अब तो काफी समय हो गया, 48 साल हो गए, तब तक टूरिज्म सेक्टर को महत्व नहीं मिला है, तो क्या अब हम उम्मीद करें कुछ 1 फरवरी को कुछ अच्छे समाचार सुनने को मिल सकता है? देखिए आशावादी होना जरूरी है, और उम्मीद पे लोग कहते हैं दुनिया टिकी है। हमारा ये जरूर इतिहास और दुर्भाग्य रहा है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने पर्यटन शब्द का भी उल्लेख नहीं किया विगत 2-3 वर्षों और बजट में, और पर्यटन की पूरी तरह से उपेक्षा की गई। तो एक और मौका है, हो सकता है इस बार शायद इलेक्शन का वर्ष है तो अच्छे दिन जी कभी तो आएंगे सर। अभी जैसे बात चल रही है कि हम लोगों को एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बोला गया कि आप इंडस्ट्रीज के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं। इससे पहले जो बजट अभी जैसे कोरोना पीरियड के अंदर एमएसएमई के अंदर जो बजट डिक्लेयर किया गया, सब इतना पैसा एमएसएमई को दिया गया, क्या आज तक होटल को क्या इंडस्ट्री माना इन्होंने? आज आप किसी बैंक मैनेजर के पास चले जाइए कि साहब मैं होटल चलाता हूँ और मुझे लोन चाहिए एमएसएमई के अंतर्गत, तो स्ट्रेट अवे कहता है आप तो एमएसएमई में आते ही नहीं है, उद्योग में आप आते ही नहीं। नहीं, तो अब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आप आ जाएंगे फिर। जी। जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आ जाएंगे आप। सर पर्यटन पॉलिसी के अंदर तो हम तो सन 1999 से हैं कि पर्यटन का उद्योग का दर्जा दिया हुआ,
जी फिर अपनी कहाँ दिक्कत है? कहाँ दिया? ऑन पेपर्स ही तो है। आज तक डिक्लेरेशन है क्या? नोटिफिकेशन इन लोगों के पास पहुंचे हुए हैं? लड़ना पड़ेगा ना लगे मतलब। हैं। कब से? 1999 के लोगों को पता भी नहीं होगा कि फरवरी 1999 के अंदर पहली बार इसको पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया गया, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। अमृत अभिजात कमिश्नर आगरा थे, इनके पीछे जब ये मीटिंग्स के अंदर आते थे तब हमारी तरफ से आवाज उठती थी कि साहब हमको पर्यटन का उद्योग का दर्जा दिलवाया जाए, उद्योग का दर्जा दिलवाया जाए। उसके बाद ये जो बीजेपी की सरकार आने से पहले मुलायम सिंह सरकार ने, अखिलेश सरकार ने 2013 या 2014 में इसको उद्योग का दर्जा दिया, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आज वही पर्यटन पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट आगे लेके चल रही है। आज उनसे पूछा जाए कि साहब इस पर्यटन पॉलिसी को आपने एज इट इज जो एक्सेप्ट किया हुआ है, हमको दर्जा तो दीजिए। बिजली की दर है। हाँ, अभी बिजली की दर है और कई मसले हैं, प्रॉपर्टी टैक्स का है, वाटर टैक्स का है, लोन का है। तो उनसे जब बात करी गई और जब अभी जो प्रेजेंट में हमारे पर्यटन मंत्री हैं स्टेट के, उनसे पूछा गया कि साहब हम 2023 के अंदर जो है नई पर्यटन पॉलिसी ला रहे हैं, तो पिछली वाले को क्या होगा? क्या वो कैंसिल कर दी गई? तो हमारे यहाँ कोई हिसाब नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि साहब इन चीजों को जो बजट का आने वाला है, होप फॉर द बेस्ट, कभी निराश नहीं होना चाहिए। जैसे सुनील भाई ने कहा, हमेशा आशावादी रहना चाहिए और हो सकता है कि हमारी बात जो है इस मंच के माध्यम से ही दिल्ली भाई पहुंच रही हो। अब तो सरकार में और- हमारे प्रतिनिधि हाँ, हैं, तो आशा रखनी चाहिए कि हाँ, हम और आपकी ये बात हो सकता है कि पहुंचेगी। कुछ ना कुछ पर्यटन को मिलेगा और हम इसी आशा के साथ यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं और आने वाले 1 फरवरी को आपके माध्यम से फिर बात करेंगे कि देखिए साहब हमको पर्यटन में ये मिला। चलिए, पर्यटन क्षेत्र में मायूसी है, उम्मीद की जानी चाहिए। सरकार में हमारे प्रतिनिधि नुमाइंदे हैं कि हमारी और हमारे पर्यटन क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उनकी उन्होंने बात अवश्य रखी होगी, उनको अवगत कराया होगा और वो उचित माध्यम तक पहुंची होगी, उचित जगह तक पहुंची होगी। और पर्यटन क्षेत्र को उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद कुछ अच्छा समाचार 1 फरवरी को सुनने को मिले। तो ये सिलसिला हम जारी रखेंगे अपने कार्यक्रम अर्थ चक्र सुनो सरकार के माध्यम से कि विभिन्न पर्यटन उद्योग और व्यवसाय के विभिन्न प्रतिनिधियों की बात जनता के सामने आ सके, जनप्रतिनिधियों के सामने आ सके। आपसे फिर मुलाकात होगी नए पैनल के साथ। तब तक विषय यही रहेगा, पैनल नया होगा। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार आप लोगों को।